तो ये है मेरे पास फोस्फोरस एसिड, इसे कहते हैं फोस्फोरस एसिड। उसका आगे हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो हमारा एक ही रूल है फोस्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड्स बनेंगे उनमें एक ही रूल है उनका कि पी के ऊपर तो डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पी के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल पहली तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए जो तुम्हारा सेंट्रल एटम है उसको उसके ऊपर डबल बॉन्ड लगाना। उसके बाद जो डबल बॉन्ड जिस एटम का लगाया ऑक्सीजन का ही लगाएंगे, और इसके बाद तुम्हें ऑक्सीजन जितनी बच रही है ना उनको फिल करना है। कर दी फिल, ठीक है। इसके बाद हमें इससे फर्क पड़ता है, इसके बॉन्ड्स ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। देखो जो फर्स्ट वाले होते हैं, जैसे सेकंड पीरियड वाले होते हैं, वो लोग तो 4 बॉन्ड बनाते हैं मैक्सिमम, और जो ये वाले होते हैं, ये थर्ड पीरियड वाले, ये वाले कई बार होता है 8 बना लेते हैं, कई बार 10 बना लेते हैं, कई बार 12 भी बना लेते हैं। 12 बॉन्ड्स नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कई बार तो ये 4 बॉन्ड्स में खुश हो जाते हैं, कई बार ये 5 बॉन्ड्स इनको लग जाते हैं, एंड कुछ हैं जिनको 6 भी लग जाते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस हाँ तुम्हें समझते समझते ये चीज़ें समझ आएंगी, अचानक से नहीं आ जाएंगी। कोई मेरे को ये मत कहना कि ये कैसे कर दिया आपने, वो कैसे कर दिया, लेक्चर ऐसे सुनना नहीं है तो ऐसे ही होगा फिर। तो अब देखो मेरे पास एच कितने बचे, एच मेरे पास बचे 3। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं एच यहाँ लगा दूँ, मैं क्या एच यहाँ लगा दूँ, क्या ये एच यहाँ लगा दूँ। पहला एक और रूल तुम सुन लो, एक रूल तो ये रहा कि रूल 1 हमारा क्या है कि पी के ऊपर डबल बॉन्ड ही लगेगा, कभी भी इसके ऊपर कुछ भी और तुम नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद दूसरा रूल क्या है कि तुम जिस चीज़ का तुमने डबल बॉन्ड लगाया है उसको सेटिस्फाई करोगे पूरी जगह से। मतलब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बाद में सबसे लीस्ट प्रायोरिटी हमारी हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारी ऑक्सीजन आ जाती है। पहली प्रायोरिटी है फोस्फोरस, उसके बाद आती है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद मुझे ऑक्सीजन फिल करनी है, कर दी। इसके बाद एक और रूल है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है कि हाइड्रोजन जो है ना, अगर तुम्हें इन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगाना है तो ऐसा नहीं कर सकते तुम कि हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और इसका बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन से और इसका बॉन्ड बना दिया फास्फोरस से, ना बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना, क्योंकि हाइड्रोजन तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वैसे तो उसे करना नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, हाइड्रोजन हमेशा बाहर रहेगा। अब मेरे पास बचा एक हाइड्रोजन, तो उसको मैं इसके साथ लगा दूंगा, हाइड्रोजन, दैट्स इट। इसके बाद तुम ऐसा करो, स्ट्रक्चर्स देखते जाओ सब समझ जाओगे तुम धीरे धीरे। नेक्स्ट है हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये होता है H3PO2, यही होता है ना हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इनकी नेमिंग पे अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें दे देगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड में बताओ कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, कितने सिग्मा बन रहे हैं, कितने पाई बन रहे हैं, तो क्या करोगे तुम। तो थोड़ा सा वहाँ पे इस चीज़ का काम आता है, वहाँ पे तुम स्ट्रक्चर बना के बता सकते हो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। मुझे कोई पूछ ले कि इसमें से कितने सिग्मा बॉन्ड है, मैं कहूँगा 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि 5 सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 पाई बॉन्ड है, ऐसे मैं बता सकता हूँ। पर अगर जिसको नहीं पता, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम बिना स्ट्रक्चर बनाए भाग जाओगे यहाँ से, नहीं भाग सकते। तो आगे मूव ऑन करते हैं, पी के ऊपर डबल बॉन्ड, उसके बाद हमारे पास है एक ऑक्सीजन। तो अब मेरा मन कर रहा है कि चल ठीक है एक ऑक्सीजन है तो मैं लगा देता हूँ, एक ऑक्सीजन वो लगा देता हूँ। अब मेरे को कह रहा है H3 है, तो एक H मैं इस साइड लगाऊंगा, एक H इस साइड और एक H इसके साथ लगा दूंगा। इसके साथ भी लगा सकते हैं, नहीं तो इससे ऐसे बॉन्ड बना के भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। ऐसे मैं लगाऊं या मैं इस चीज़ को ऐसे लगाऊं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पता चल रहा है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट है H4P2 H4P2O5, ठीक है। देखो अब इनकी फिलिंग सीखो, फिलिंग कैसे करनी है। सिंगल पी, ओके, पी दो उसने दे रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 पी को इधर करूँगा, एक इधर एक इधर, ओके। अब उसने क्या कह रखा है, उसने कहा है पहले तो वही था हमारा रूल क्या था, डबल बॉन्ड ओ लग गया। अब वो क्या कह रहा है, मेरे पास 5 ऑक्सीजन है, तो 5 ऑक्सीजन है इसके पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अगर यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, बची कितनी, 3 बच गई, और हाइड्रोजन है 4, तो 3 तो बच गई, तो मैं एक इसको दे देता हूँ ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन है मेरे पास 4,
4 हाइड्रोजन है तो मैं कैसे लगा सकता हूँ हाइड्रोजन को, एक यहाँ लगा के, एक यहाँ, एक यहाँ। अबे ये चीज़ें याद नहीं करनी, ये देखते देखते सब आ जाएगा। ओके, तो और एक हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ, कितने हाइड्रोजन लग गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी बची, 1 2 3 और 4, मेरे पास ऑक्सीजन थी 5, तो इसके साथ अब ऐसा कुछ बॉन्ड बन जाएगा ऐसा। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट है एक हाइपोफॉस्फोरिक H4P2O6, O6 है इसमें। तो P तो वैसे का वैसे ही बनेगा, इसके ऊपर बनेगा एक डबल बॉन्ड, एक और P बनेगा जिसके ऊपर बनेगा एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो H4 दे रखा है, तो अगर मैं दोनों में दो दो H बांटूँ तो ठीक है, मैं वही करने वाला हूँ। और ऑक्सीजन देखते हैं कितनी, 1 2 2 तो लग गई, यानी कि 4 बच गई, तो मैं 2 इसको दे देता हूँ और 2 इसको दे देता हूँ दोनों की, क्योंकि हमें इनका दोनों का तो सेम ही करना है ना। ऐसा नहीं कि तुम इसको ज़्यादा सामान दे रहे हो, इसको कम दे रहे हो, तो फिर दिक्कत करेगा ये। 4 हाइड्रोजन है तो बस इसके साथ हाइड्रोजन लगा दो, सिंपल, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। या फिर तुम हाइड्रोजन O के साथ H भी यहाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, सब पूरा हो गया तो बस P के साथ P का बॉन्ड बना दो, दैट्स इट। नेक्स्ट, आगे चलो। ओके, सो ये क्या रहा है, H3PO4, तो यानी P डबल बॉन्ड O, बचे कितने O, 3 O बचे, 3 O लगाओ, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने बचे, 3 बचे, तो यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो एंड यहाँ H, दैट्स इट, खत्म हो गया ये। इसके बाद था क्या था, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये कैसे बनेगा, 2 P है तो 2 P बनाओ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फटाफट से खुद ही लगा दो उस चीज। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है और 7 ऑक्सीजन थे, तो यानी बचे कितने, 5 बच गए, तो 2 इसको देता हूँ, 2 इसको देता हूँ और एक ऑक्सीजन बच गया, चल ठीक है उसको साइड में रख देते। 4 ये, 1 2 3 4, इनके साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ, हाइड्रोजन अटैच हुआ, इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच हुआ एंड इसके साथ भी। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 थे ना, तो इसके ऊपर ये लिंकेज हो जाएगी ऐसी। ठीक है, बस यही था, ऐसे ही था। चलो आगे चलो, आगे आ जाता है अपना मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये होता है हमारा HPO3, कैसा होता है, पर ये होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जो भी होता है ये, जब तुम नेचर में इसको देखते हो, यानी कि रियलिटी में एक्सपेरिमेंटल इसको कैसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये वैसा नहीं है जैसा हम बात करते हैं इसकी कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर तुम HPO3 का बनाते हो स्ट्रक्चर, तो कैसा बनेगा वो, ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, एक O इधर एक O इधर एंड H सिंगल था तो यहाँ पे सिंगल H लगा दो, फिर हाँ सिंगल H लगा दो, ऐसा बन जाएगा ये। पर ऐसा ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता ये रियलिटी में ऐसा है नहीं। पर इसी का ये एक वेरिएंट है, HPO3। ठीक है, इसको कहते हैं हम साइक्लो साइक्लो साइक्लो, इसकी भी नेमिंग पढ़ेंगे हम, ट्राई मेटा, साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसको जब बनाना होता है हमें तो इस तरीके से बनता है ये। ओ बेंजीन की रिंग, जैसे अगर तुमने बेंजीन की रिंग बना रखी है ना, तो उसमें और वैसे ही होता है, ऑर्गेनिक में होता है वो बेंजीन की रिंग, तो ऐसे ही बनेगा ये, इसका ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, अभी इस वाली पी के साथ डबल बॉन्ड ओ, इस वाली पी के साथ डबल बॉन्ड ओ, इस वाली पी के साथ डबल बॉन्ड ओ। ओके, तो उसके बाद इसी वाली पी के साथ एक ओ एंड इसके साथ एक एच, ऐसे इसके साथ एक ओ एक एच एंड वैसे ही इसके साथ ओ एंड एक एच, दैट्स इट। ये हो गया साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ओके, जो स्ट्रक्चर हमने नहीं करे
वो या तो हमारे सिलेबस में नहीं है या फिर वो बहुत ज़्यादा अजीब से हैं, इस कारण से अभी नहीं करा रहे। बट हाँ, चलेंगे आगे आगे। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे चैप्टर हैं जहाँ पे यही चीज़ें करनी है, तो छोड़ो, अभी वो चीज़ हम अभी नहीं कर रहे। सल्फर, सल्फर देखो तुम, H2SO4 मोस्ट कॉमन फॉर्म इसकी। एस, इसके साथ क्या होता है, हम पी के साथ क्या रूल था कि पी के साथ डबल बॉन्ड लगाते थे, इसके साथ वैसे नहीं लगाना। इसके साथ डबल बॉन्ड तो लगाना है, डबल बॉन्ड तो लगाना है ऑक्सीजन का, पर ये दो डबल बॉन्ड लगेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ओके, ऐसे इस तरीके से बनेंगे। ओके जी, अब आगे देखो, ठीक है, ऐसे तो ये बन गया। अब आगे देखते हैं, यानी कि एक ऑक्सीजन इधर और एक इधर। अब तुम मेरी बात सुनो, इस वाले में, पिछले वालों में क्या करते थे हम, सीधा एक हाइड्रोजन खींच लेते थे। हाइड्रोजन का एग्जांपल कहाँ कहाँ था, देखो हमने सीधा हाइड्रोजन पी से अटैच कर दिया, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तुम ओ से अटैच कर सकते हो, पर तुम ऐसे से कभी भी हाइड्रोजन अटैच नहीं कर सकते। अगर तुम्हें हाइड्रोजन अटैच करना है, जैसे यहाँ H2 है, तो तुम हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करोगे, इसके साथ करोगे, इधर उधर कहीं नहीं करोगे, इन्हीं के साथ करोगे, सिंगल सिंगल वाली ऑक्सीजन के साथ। यही रूल है हमारे। ओके, तो ये था अपना सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, यानी कि S डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसके नीचे अभी देखते हैं डबल बॉन्ड O बना सकता है क्या ये, नहीं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें। इसमें तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि हाँ मैं इधर भी डबल बॉन्ड O बना देता हूँ, एंड यहाँ पे एक ऑक्सीजन लग जाएगी, एंड हाइड्रोजन तो मेरे पास दो थे, मैं एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देता हूँ और एक इसके साथ अटैच करके यहाँ लगा देता हूँ। या तुम्हारे माइंड में आ गया ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, पर मैंने क्या कहा था, यहाँ तो लगता ही नहीं है। तो तुमने सोचा कि मैं यहाँ लगा दूंगा, नहीं, यहाँ भी नहीं लगा सकते। डबल बॉन्ड के साथ तुम क्यों ऐसे काम कर रहे हो, नहीं कर सकते तुम ऐसे, केमिस्ट्री वॉयलेट हो जाएगी नहीं तो इसके लिए क्या किया जाए कि तुम थोड़ा सा सोच के देखो, अगर तुम ये डबल बॉन्ड नीचे वाला नहीं लगाओगे तो तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, हाइड्रोजन भी दोनों लग जाएंगे, क्योंकि वो एक हाइड्रोजन को तुम कहाँ फेंकोगे, उसको फेंकने की जगह ही नहीं मिल रही। तो सिंपल बात है, तुम यहाँ पे ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहाँ, और यहाँ पे एक तुम लोन पेयर छोड़ दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, लोन पेयर छोड़ दोगे तुम एक, एंड इसके साथ एक हाइड्रोजन कर सकते हैं, एंड इसके साथ एक हाइड्रोजन कर सकते हैं। बाकी तुम्हें इसको डीपली पढ़ना है तो तुम पढ़ भी सकते हो, जैसे एक एक एटम को उठा उठा के इसके इतने बचे इसके इतने बच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, वही है कि तुम शुरुआत के चैप्टर में इतना ज़्यादा जोर लगा दोगे तो फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का, वही है ना। नेक्स्ट है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, होता है H2SO2। ओके, तो इसको कैसे बनाएं, तो इसमें देखो हम सीधा तो हाइड्रोजन अटैच कर नहीं सकते, यानी कि क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं मैं बना के देखता हूँ। अगर मैं ऐसे डबल बॉन्ड लगा दूँ और अगर मैं नीचे भी एक डबल बॉन्ड लगा दूँ तो वो तो ख़त्म हो गया। अभी सीधा ही यही इससे कर सकता हूँ या मैं इससे कर सकता हूँ, इससे तो मैं कर नहीं सकता। तो फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो फिर का आगे देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसका। तो यहाँ पे हमारा एक और लॉ जो है वायलेट हो जाता है। कैसे, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कम है, जिस कारण से जो ये एस है, ये एस है, ये इसके साथ तो जैसे ओ OH का बना लिया, एक और इसने ओ OH का बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर पर यहाँ पे ये लोन पेयर छोड़ेगा, एक और लोन पेयर छोड़ेगा यहाँ पे, ये है इसका स्ट्रक्चर H2SO2 का। तो समझ गए होगे, इसने लोन पेयर छोड़ा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। मैंने कहा था सल्फर 8 भी ले सकता है अपने पास, 10 भी ले सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 देखे हैं मैंने, 12 से ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा कभी भी, तो हो भी सकता है। बट हाँ, सल्फर बहुत ही ज़्यादा वैसा एटम है कि कुछ भी करता रहता है ये। आगे देखो, आगे है अपना H2SO5। H2SO5 इसे कहते हैं मोनोपर सल्फ्यूरिक एसिड, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। इसका एक और नाम भी है, मतलब ऑर्गेनिक वगैरह में इसका नाम लिया जाता है कैरोज एसिड। इसको तुम्हें याद नहीं करना, बस जस्ट हाँ बता रहा हूँ, कैरोज एसिड अच्छा नाम लगा मेरे को तो मैंने उठा लिया फिर। बाकी हमारे यहाँ इसे कहा जाता है मोनोपर सल्फ्यूरिक एसिड, मोनोपर सल्फ्यूरिक एसिड। इसका कैसे बनेगा, अभी फिर से हम अपने पुराने लॉज पे आ गए।
एस एस का डबल बॉन्ड। उसके बाद कितनी ऑक्सीजन बची? 3, तो एक मैं यहाँ लगा सकता हूँ, 3 हो गई यानी कि 2 बच गई, तो एक मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो अब कितने हो गए? इसका तो मैक्सिमम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 से ऊपर तो ये उठाता नहीं है, मैंने भी तुम्हें अभी अभी बताया। तो क्या होगा अब? कहाँ लगाऊं मैं? अब एक ही तरीका बचा है कि मैं इस ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन लगा दूं, यही तरीका बचा है मेरे पास। अब H2 है, तो H2 इस वाली ऑक्सीजन के साथ नहीं लगाते, लगाने को तुम लगा सकते हो, बट हाँ अच्छा शो करने के लिए इसको हम इधर लगाएंगे। तो अब बस देख लो H2 रह गया, तो एक H इधर इसके साथ बॉन्ड हो गया और एक H का बॉन्ड इसके साथ हो गया, दैट्स इट, खत्म हो गया। नाउ अपना रह गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2S2O7। अब तुम बना के देखो इसको, इसके साथ डबल बॉन्ड लगाओ, वही अपना रूल जहाँ पे वायलेट होता है वो मैंने बता दिया। बाकी हाँ अभी बॉन्ड मत लगाओ, यहाँ पे बॉन्ड मत लगाओ, क्या पता कहाँ क्या चीज़ आ जाए। एस के साथ यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाते हैं, एस के साथ यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाते हैं। अब देखते हैं क्या 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 कर सकते हैं हम, अब क्या हो सकता है। तो ऑक्सीजन मेरे पास बची अभी 4 5 6 7, यानी कि 3 ऑक्सीजन बची, तो एक मैं इसको ऑक्सीजन देना चाहता हूँ, एक ऑक्सीजन मैं इसको देना चाहूँगा। अब देखो दोनों को बैलेंस करना है, तो मैं एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में शेयरिंग कर दूंगा कि ऑक्सीजन की प्रॉपर शेयरिंग होगी। ओके, तो और क्या बचा? एच बचे 2 एच, तो एक एच इधर लगाओ, एक एच इधर पे लो, हो गया काम, दैट्स इट। आगे 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 H2S2O8, इसको कैसे बना सकते हो? इसका नाम था अपना डाई परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, एंड हम तो कहते हैं डाई परऑक्सी, पर कुछ बुक्स में लिखा होता है डाई पर ऑक्सो। ऑक्सो और ऑक्सी दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो S2 थे यानी कि एक S और एक S, इसके साथ तुम डबल बॉन्ड बनाओ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो बन जाना चाहिए। जिसके साथ नहीं बन रहा या H को तुम्हें यहाँ लगाना पड़ रहा है कि हाइड्रोजन तुम यहाँ लगा रहे हो, तो समझ जाओ कि उसके वहाँ पे लॉ वायलेट हो रहा है और वहाँ पे तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना है। ओके, तो यहाँ पे लग गई ऑक्सीजन्स, और तो क्या करते हैं इसके साथ एक ऑक्सीजन लगाते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाते हैं। तो चेक करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास भी 10 हो गए। तो अब क्या करना है? अब अब तो H तो यहाँ पे लगेगा, तो इस साइड ही लगेगा, और इसका H भी इधर ही लगेगा। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 ऑक्सीजन रह गए जो अनपेयर्ड है। ठीक है, तो उनको कहाँ लगाना है हमें? तो फिलहाल के लिए आप ऐसा करो, इसको एक रूल की तरह याद रख के देखो कि हाँ ऐसा होता है, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग करी जाती है, तो ऐसे ये लोग आपस में जुड़ रखे हैं। ठीक है, तो इसका ये हो गया। अब आगे देखते हैं हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2S2O6, H2S2O6, इसका क्या होगा? S2 है तो यानी S एक है, उसके साथ डबल बॉन्ड है, एक और S है उसके पास भी एक डबल बॉन्ड है, इतना तो पता चल गया। H इधर ही लगेंगे, H इधर ही लगेंगे, एक H इधर भी लगेंगे। अब ऑक्सीजन बची 2 ऑक्सीजन, एक मैं इधर लगाऊंगा, एक मैं इधर लगाऊंगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाई, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाई। H मैंने चाहे ऐसे लगा दिया और चाहे मैंने ऐसे रख दिया, बात दोनों का सेम है, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा, दैट्स इट। ओके, तो इनका ख़त्म हो चुका है, अभी खात्मा हो चुका है इनका। तो अब देखते हैं नाइट्रोजन के लिए, जो जो मैं करा रहा हूँ यही यही हमारे लिए अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या ही है, बस सभी हर जगह के लिए यही इम्पोर्टेंट है। तो नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन में बिल्कुल वैसे तुम लुईस थ्योरी से भी बना सकते हो, कोई ऐसे ही बनने, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, इसके साथ एक H का बॉन्ड, दैट्स इट, HNO3 बन गया नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रिक एसिड में भी। हाँ, जब HNO2 आता है, HNO2, अब आती है थोड़ी सी अच्छी बात है। HNO2 आता है तो तुम इस तरीके, इसको भी वैसे लुईस थ्योरी से बना सकते हो, इसके लिए अभी यही करोगे तुम, डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एंड इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, हमारा तो फोकस इस पे ही है, मेन फोकस तो हमारा
जो सेंट्रल एटम है उसका ही है, बाकी ये साइड में चुनु मुनु घूम रहे हैं, इन पे कितने भी घूमे इलेक्ट्रॉन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्सिमम मैन के होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6, 6 का बना रहा है यानी कि 2 छोड़ रहा होगा यहाँ पे, बस दैट्स इट, ऐसे ही होता है। तो और इसका एक और है, ये क्या होता था, अब थोड़ी अच्छी बात आती है, HNO3। इसको मैंने ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मेरे को यूट्यूब पे कहीं नहीं मिली ये चीज़। तो जब तुम HNO3, ये होता है नाइट्रिक, इसके बाद इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस करते हो तो बच जाता है नाइट्रस, इसमें से एक और ऑक्सीजन माइनस कर जाते हो तो ये बन जाता है हाइपोनाइट्रस। तो यानी कि O2 था ये, और ये बन जाता था, ये क्या बन जाता था, HNO, अकेला HNO बन जाता था। पर यहाँ पे आता है एक हमारा पर, ये क्या कहता है, HNO हमारा एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड तो मेरा ये था एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने तो इसको फाइंड किया है, जैसे ये जो हमारा फॉर्मूला वगैरह बने हुए हैं इनसे फाइंड करा, पर ये सच में HNO ऐसा था ही नहीं, HNO ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई भी, नेचर में HNO इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, H2 N2 and O2, इस तरीके से। ये है रियल जगह, रियल नेम HNO का, HNO O H2 N2 and O2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि तुम सोच सकते हो कि ये पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, सिंपल HNO अगर ये है और इसमें तुमने प्लस करा एक HNO तो हो ना गया H2NO, H2N2 O2 NO, ठीक है। तो इस तरीके से था, तो H2N2 and O2, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, बना के देख लेते हैं, वही लुईस वाले से बन जाएगा ये तो, कोई इसमें तो कोई वैसी बड़ी बात थी भी नहीं। हाँ तो N हमारे पास 2 हैं तो मैं क्या करूँगा, 2N लगा लूँगा, उसके बाद एक ऑक्सीजन लगा लेते हैं, एक और ऑक्सीजन लगा लेते हैं, इसके बाद एक हाइड्रोजन इस साइड एंड हाइड्रोजन इस, आई थिंक हो चुका है, एंड 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि एक बॉन्ड इस पे आएगा लोन, एक लोन इस पे भी आएगा। तो हाँ जी दैट्स इट, नाइट्रोजन का हमें इतना ही करना था। ओके तो यहाँ पे होते हैं ख़त्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स, जो अभी तुम्हें, मुझे वही है ना कि तुम्हें दिखाना था कि स्ट्रक्चर्स ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, अभी धीरे धीरे आएगा और भी चीज़ें आएंगी और बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी। हाँ तुम्हें प्रिपेयर होना है उस चीज़ों के लिए, तो तुम्हें धीरे धीरे इन चीज़ों को देखना होगा कि हाँ ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी ऐसे पक्का रूल नहीं बता सकता। जैसे अभी हम स्ट्रक्चर्स में घुसे हैं और अभी तुमने देख लिया होगा कि रूल्स कैसे वायलेट हो रहे हैं, ऐसे ही होता है, सारी केमिस्ट्री ऐसे ही भरी पड़ी है। बट हाँ हम उनके लिए कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि ये इस कारण से होता है, ये इस कारण से होता है, दैट्स इट, इससे बड़ी कुछ नहीं कर सकते हम, और कुछ नहीं कर सकते। ये वाला लेक्चर भी मैंने बहुत छोटा रखा है, इसी कारण से रखा है क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है अभी हमें वो स्ट्रक्चर्स ढूंढने की। जैसे मैंने बहुत टीचर्स देखे हैं ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो एक ही चीज़ पे तुम देखो ना, टाइम भी तुम कितना वेस्ट कर रहे हो एक चीज़ पे। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाने पे तुमसे 3-4 लेक्चर ले जाऊँ, 4 मतलब मेरा 5 घंटे का हो जाएगा काम, तो 5 घंटे का मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना ही सिखा दूँ, तो देखो तो सही उसका आउटपुट कितना आ रहा है। आउटपुट तो मोस्ट प्रोबेबली 10% ही आएगा, कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा तुम्हें अपने एग्जाम में इन स्ट्रक्चर्स का फायदा तभी होगा जब वो तुम्हारे दिमाग में बैठ रखे हैं, तुम अभी गिनते रहोगे तो खत्म हो जाएगा फिर। और स्ट्रक्चर तुम्हें आगे जाके धीरे धीरे पता चलेगा कि ऐसी चीज़ों बहुत आसान हो जाती हैं, आगे जाके धीरे धीरे करते रहते तो दिमाग में ही वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो इतना इन पे मैं क्या ही टाइम वेस्ट करूँ अपना, तो ये था हमारा टाइम वेस्ट किया। और कुछ कभी ये है कि इसके बाद आ जाएगी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है यार, बड़ा ही मज़ेदार, एंड इसमें बहुत मज़े आते हैं पढ़ने में भी और तुम्हें सुनने में भी मज़े आएंगे, इतने ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल कैसी होती हैं वो आ जाती है, ऑर्बिटल्स दिखती कैसी, जैसे ये पी ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, इस तरीके से। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें आती हैं यहाँ पे, एंड तुम्हें बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी मेरी तरफ से मिलेंगी कि हाँ ऐसे होता है। तो एक्चुअल में सच्ची में जो अगर चैप्टर शुरू होना है तो यहाँ से होता है, VBT से। ये जो हम पहले कर रहे थे, ये गुड़ गोबर जितना भी हमने करा है, ये ज़रूरी था करना, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो वहाँ पे नहीं प्रोसीड कर पाएंगे। वहाँ पे अगर मैं 2-4 तगड़े शब्द तुम्हारे सामने यूज़ कर देता हूँ, पहले लेक्चर में VBT करा देता तो बस ख़त्म हो जाना था, फिर काम होना नहीं था।
एंड मेरे को एक क्रैश कोर्स के बारे में पूछा गया था, क्रैश कोर्सेज क्या हम यूज़ कर सकते हैं केमिस्ट्री में या नहीं। देखो, एक बंदा है जो केमिस्ट्री में तुम्हें 20 घंटे तक पढ़ा रहा है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, और एक बंदा है जो तुम्हें केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग वही सेम चैप्टर 5 घंटे में पढ़ा रहा है। तो फर्क तो होगा ना कंटेंट में, कितना ज़्यादा फर्क होगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्सपोनेंशियली ज़्यादा चीज़ें बताई जाएंगी उस वाले लेक्चर में जो 20 घंटे का होगा, 20 घंटे के छोटे छोटे लेक्चर्स, और जो 5 घंटे का एक लगातार सेशन लेके तुम कहोगे अरे मुझे सब आ गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने जब मैथमेटिक्स करा था, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर होता है, उसको मैंने क्रैश कोर्स से करने की कोशिश करी थी। 6 घंटे का था हमारा, कुछ भी नहीं हुआ था उसके बाद, एक क्वेश्चन तक नहीं सॉल्व हुआ था। एंड उसके बाद मैंने उसी चीज़ का 30 घंटे के लेक्चर्स देखे, 30 घंटे के, एंड फिर मेरे से क्वाड्रेटिक के सभी क्वेश्चन हो गए। इसी कारण से हो गए ना, क्योंकि वो चीज़ें धीरे धीरे माइंड में जा रही थी। टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, 2 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता, 3 महीने में भी कुछ नहीं हो सकता, कम से कम 5-6 महीने लगते हैं हमें किसी एक सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने में, अपने अंदर उस चीज़ को सोखने में। तो टाइम देना पड़ता है अपने माइंड को। तो क्रैश कोर्स वगैरह कुछ नहीं होता, सब फुल स्टडी होती है। अगर कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते तो कोशिश करो करने की।